12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ के एमओयू अभी क्रियान्वित। पूरे 70 मान्यवर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। ये 10 साल में 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। पर्यटन फिर से शुरू हो गया, परवान भी चढ़ा। 2023 में 2,11,00,000 पर्यटक, आजादी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक मेरे जम्मू कश्मीर में। पर्यटन के क्षेत्र में 250 करोड़ का निजी निवेश हुआ है। डल झील पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया। डल झील में क्रूज बोट का शुभारंभ किया गया और यहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उनके शासन में मान्यवर पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 90 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि 90 विधायक और 6 सांसद, अब 34,262 जनप्रतिनिधि चुने हुए कश्मीर है। ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, विधानसभा भी है और संसद सदस्य भी है। 370 की आड़ में इसको बंद कर रखा। चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, अब चुन कर आते हैं मान्यवर। और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, एक भी गोली नहीं चली। गोली छोड़ो साहब, बूथ के रैगिंग की एक भी फरियाद भी नहीं हुई है पूरे जम्मू कश्मीर। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाती। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रैगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। संसद ने भी जब राष्ट्रपति शासन रहा कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। पहली बार पिछड़ा वर्ग को ओबीसी नामकरण किया गया। विधानसभा में महिलाओं का 1/3 आरक्षण किया गया। पंचायतों में पहली बार ओबीसी आरक्षण किया गया है। वाल्मीकियों को पहली बार दलित आरक्षण का फायदा मिला। एसटी में कुली, पद्दारी, जनजाति, पहाड़ी ये सारे समूहों को, गुर्जरों को जोड़ने का काम भी हमने किया। गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए 10% अलग आरक्षण दिया और कश्मीरी पंडितों के विस्थापित को भी 2 सीट का रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर विकास, आज जम्मू विजयपुरम में 1600 करोड़ का एम्स है। अवंतीपुरा में 1828 करोड़ से बन रहा है। आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, निफ्ट श्रीनगर में है। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, अब 15 है। नर्सिंग कॉलेज 15 और बनी है। एमबीबीएस की सीटें 500 थी, इसमें 800 हमने जोड़ी है और पीजी की सीटें 667 थी, उसमें 297 नई जोड़ी गई। और नर्सिंग की सीटें मान्यवर 220 थी, इसको 2000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया देखती रह जाए। दुनिया के कई लोग उसको इंजीनियरिंग एडवेंचर मानते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी जम्मू कश्मीर में हुए। 9.25 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनी। विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना।
रेल नेटवर्क को उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक से घाटी तक पहुंचाया गया। जोजिला सुरंग, जैडमोर सुरंग और मजबूती से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। भारतीय सेना की रसद को भी क्षतिपूर्ति करेगी। जम्मू के लिए सेमी रिंग रोड बनाया। अखनूर पुंछ सड़क निर्माणाधीन है और 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई HT लाइनें डालने का काम भी मान्यवर जम्मू हिसाब मांगते। क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद अभी अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। What won't you find anywhere else? The Expedia annual holiday event, where members जिले है, कई जिले है, सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए। पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाई, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। लोकेशन ट्रेनिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, इनकी कुरियर सर्विस का रेखांकन, इनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन,
और ये सब एकत्रित कर हमने हमारे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन से लैस करने का काम किया। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग, ये दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाला, नतीजे निकाले और इसके आधारित डेटा एनालिसिस कर हमने सटीक जगहों से हमारे सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर उन्होंने काम किया। मान्यवर, इसमें भी मैं कांग्रेस के शासन और हमारे शासन का कंपैरिजन देना चाहता हूं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं कांग्रेस का क्यों दे रहा हूं। 10 साल के बाद मेरी जगह कोई और भाजपा का गृह मंत्री आएगा तो आपका नहीं देगा, हमारा और हमारा करेगा। हमारे पहले आप थे इसलिए आपका कर रहा हूं भैया। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, हिंसक घटनाएं हुई थी 16,463 और 53% इसमें कमी आई। सुरक्षा बल मारे गए थे 1851, अब 10 साल में मारे गए 509, 73% की कमी। और नागरिकों की मृत्यु 4,766 से कम होकर 1495 70% की कमी। मैं दो शासन एक ही जगह पे एक ही कालखंड में अलग अलग विचारधारा के होते हैं तो कैसा परिणाम आता है इसके नतीजे बताना चाहता हूं। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 मान्यवर एक उदाहरण है। यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। ये अप्रोच का सवाल है मान्यवर। सुरक्षा की ग्रिड मजबूत करने का सवाल। कांग्रेस के शासन में कुल 2014 तक 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, इसमें से 32 अटल जी की सरकार में बने थे। और मोदी सरकार ने 10 वर्ष में 66 के बनाम 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए। मोस्ट इफेक्टेड नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां हूं। में नक्सल घटनाएं घटी है ऐसे पुलिस स्टेशन 330 थे, अब सिर्फ 104 रह चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। और नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर, हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, हमने 68 बनाए हैं। कैंपों की खुलने की संख्या दयनीय है, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बातें विदेश में भी जाती है, मगर हमने 5 ही साल में
302 नए सुरक्षा कैंप खोलकर पूरे एरिया को सुरक्षा फाइनेंशियल चॉकिंग करने के लिए मान्यवर हमने एनआईए और ईडी का उपयोग किया। कई करोड़ रुपया इनके जब्त करे, पीएमएलए के केस कर उनके फाइनेंसरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। लगातार राज्य और केंद्र के बीच में मीटिंगें हुई। मेरे स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों की 11 मीटिंगें हुई और मेरे स्तर पर ही डीजीपी के साथ 12 मीटिंगें हुई। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया और मान्यवर विकास तो वहां पहुंचना चाहिए। हमने बजट को भी 300% बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर 14 से 24 में 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे। मानिए निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती करके सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है। और कई सारे करोड़ों के रुपया के नाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए। मान्यवर ये आंकड़ा भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। मान्यवर इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है। मान्यवर वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की। मान्यवर 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए।
2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर, हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम। ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ा कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देख कर आया हूं, मोदी जी गए, 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब। मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर, परिस्थिति बदल गई। आसाम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU होता है। एक आसाम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है और मान्यवर ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर, और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया, और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क है। और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़-जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला करे। 6,935 परिवार, 37,584 लोग, उनको नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये जो कहते हैं ना, संवेदनशीलता चाहिए। संवेदनशीलता क्या होती है, थोड़ा समय निकालकर ये ब्रू भाई के घर पर जाकर एक चाय पीकर आइए तो मालूम पड़ेगा संवेदनशीलता क्या होती है। मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153% की वृद्धि की। तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती और अंडा, मच्छी और दूध में नॉर्थ ईस्ट का इंडिविजुअल 8 राज्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर हमने समृद्धि के रास्ते खोले। मान्यवर, 17 विद्युत परियोजनाएं, 40 जल आपूर्ति, 44 शिक्षा की, 43 स्वास्थ्य की, 7 खेल की और 4 पर्यटन की नई परियोजनाएं 70% भारत सरकार के बजट से गई। रेलवे में 81,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सड़क में, हाईवे में 41,500, ग्रामीण सड़क में 47,000 और 64 नए एयर रूट और हेलीकॉप्टर रूट को शुरू कर एयर कनेक्टिविटी को भी हमने पुख्ता किया। इससे मान्यवर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने
दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया मान्यवर। आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत अकेले अरुणाचल में 4800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। चोटियों पर बसे गांव जो मानते थे कि हम भारत का अंतिम गांव है, मोदी जी ने एक बड़े सरल शब्द से भारत के अंतिम गांव को भारत का पहला गांव देख लिया। मैं किबुत्ज में गया था, भाई किरण भी मेरे साथ। पहला गांव कहते ही जो नई ऊर्जा का संचार मैंने वो चोटियों पर रहते हुए हमारे नागरिक भाइयों के मन में देखा है, शरीर में देखा है और उनके उत्साह में देखा है मान्यवर, वो अवर्णनीय था। और ये सारी सिद्धियां ऐसे नहीं आती, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का मादा चाहिए और देश की समस्या ही का निवारण ही अपना लक्ष्य है, इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए। इसके साथ साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बड़ा मजबूत किया। 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को समाये, विदेश में भी जांच का अधिकार मिला, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया, मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका उपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह कि इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में माना। 23 संगठनों को माना। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए मान्यवर। हुर्रियत का अस्तित्व इस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनाया था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए। वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर गाड़ने। मान्यवर पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर
आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था, आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का। हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला, इस पर तवाई की। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी। ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट और इस सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम। एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है। जहां से भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल मिलाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए। 652 मामले, जब यूएपीए लगता है तक एक ट्रिब्यूनल भी होती है और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है कि यूएपीए लगाया वो ठीक है या नहीं। मैं मेरी सरकार का रिकॉर्ड कहने आया हूं साहब, 652 मामले में से एक भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक एक भी केस को अनुचित घोषित नहीं किया गया। ये 652 मामलों में से 516 में चार्जशीट दायर करे गए, 157 मामलों में जजमेंट्स आ गया है और 150 मामलों में सजा दी गई है। मान्यवर, 95% दोष। दुनिया भर की टेरर एजेंसी के बीच में एनआईए का दोष सिद्धि का दर, मैं गर्व से इस सदन को कहना चाहता हूं, सबसे ऊंचा है, सबसे हाई है। हमने एनआईए को अब डीआरडीओ के साथ समझौता कराकर केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, टेररिज्म के मामले के लिए भी तैयारी शुरू की है। एनआईए के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं और एनआईए और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ एक अनुबंध खोलकर सीएसएफएल में टेररिज्म के खिलाफ भी एक नया वर्टिकल हमने शुरू करने का काम किया है। मान्यवर, हमने इसके साथ साथ मैक को भी सुदृढ़ किया है। मैक में मोदी जी की सरकार आने के बाद काउंटर टेररिज्म की एक अलग व्यवस्था की गई। 72,000 रिपोर्ट उसमें जनरेट हुए हैं और मैंने भी समीक्षा की है मान्यवर। और ये जानकारी को गोपनीय रखने के लिए इसको एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन चैनल से जिले तक, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की सुरक्षा भी, व्यवस्था भी इस 10 साल के अंदर ही मान्यवर खड़ी हुई। और नेट ग्रिड के माध्यम से कई सारे आरोपियों को पकड़ने के लिए 35 से ज्यादा डेटा को एक ही जगह पे एकत्रित कर
ये लड़ाई को हमने और पुख्ता किया है। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने ड्रग के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। मैं भी मानता हूं ये बहुत गंभीर समस्या है, मगर इस सदन को और सदन को माध्यम से देश को मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन को और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए। मैं परिणाम भी बताता हूं, प्रयास भी बताता हूं, मगर दुख होता है कुछ सदस्य आंकड़ों को विकृत तरीके से यहां वर्णित करते हैं। मैं इस बात पर खैर बाद में आता हूं। हमने एक त्रिकोणीय एक्शन प्लान बनाया है। ड्रग की सप्लाई चेन पर रुथलेस अप्रोच के साथ हमला करना, डिमांड रिडक्शन के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना और हार्म रिडक्शन के लिए ह्यूमन अप्रोच। हमारी सरकार की नीति है, जो ड्रग लेता है वो तो ये समस्या का विक्टिम है। गुनहगार कौन है? गुनहगार ड्रग का व्यापार करने वाला है। मान्यवर, इस पर ये हमारा है। हमने होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाया है। गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी राज्य सरकारें, सभी साथ में रहकर ये समस्या के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी हमने, मगर ये चुनौती का प्रभाव पर्सनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर देश का आर्थिक नुकसान और देश की सुरक्षा का नुकसान, चतुष्कोणीय दुष्प्रभाव है। और ड्रग मनी का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, क्रिप्टो करेंसी के चलन में वृद्धि, क्रिप्टो करेंसी का भी ड्रग के चलन में उपयोग, इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनाई। 2019 में गृह मंत्रालय ने 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म का गठन किया। जो एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है वो यहाँ भारत सरकार में स्थित, फिर कार्यपालक स्तरीय पर जहाँ सचिवों और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी हैं, फिर राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है, और फिर जिला स्तरीय है जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। और अब तक 5 साल में 7 शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, 5 कार्यकारी स्तर की, 191 राज्य स्तर की और 6750 जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इसको मिनिटाइज करते हैं, एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और जहां राज्य स्तर गुना है वहां जेसीसी का भी गठन हमने किया गया है। एनसीबी की कैडर को भी हमने मजबूत किया है। 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब जोनल कार्यालय, और समुद्री मार्ग को भी पूर्णतः सील करने के लिए नौसेना, हमारा तटरक्षक और राज्य की पुलिस और कस्टम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार के संस्थागत रचना भी की गई। निदान नार्को अपराधियों को एक्सचेंज के लिए डेटाबेस बना है, एनकोड पोर्टल बना है, एनसीबी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स बनाया है।
वो अब बाइसेग है, वो इसका काम कर रहा है। ड्रग नेटवर्क चार्ट का मैपिंग भी किया गया है और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकी को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते हैं। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था। हमने बहुत प्रयास कर पूरी दुनिया ने आज इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। मान्यवर, नजरिए का बदलाव, ड्रग व्यापार नहीं है, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है, नस्लें बर्बाद करने का साधन है। और अब डेथ ट्रायंगल कर्नाटक, कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए। मान्यवर,
हमने मिशन स्पंदन से ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला है। मगर समाज कल्याण विभाग चलाता है, आरोग्य विभाग चलाता है। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा, टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन प्रतिज्ञा की शुरुआत की है। 3 करोड़ युवाओं ने प्रतिज्ञा ली है ऑनलाइन। मानस पोर्टल को शुरू किया है सहायता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए। मानस हेल्पलाइन 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और 95% लोग रिहेबिलिटेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो समस्या है, ये कोई अकेली केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का अकेला गृह विभाग, केंद्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकते। इसमें देश के हर एक नागरिक ने योगदान देना चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने आसपास में कोई बच्चा ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट होने का संभावना है, इनके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है, कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती है, तो जरूर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप सूचना दीजिए। गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ड्रग एडिक्ट से मुक्त कराकर वापिस आपके घर में भेजने की हम व्यवस्था करेंगे। मगर ये सहयोग जब तक नहीं मिलता, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मान्यवर, एक ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं ये भी सदन को कहना चाहता हूं, हम बहुत नजदीक एक कंप्लीट ड्रोन रोधी सॉल्यूशन के प्राप्त करने में। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब 6 के 6 एक्सपेरिमेंट के प्लस 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 को इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है मान्यवर। और मुझे आज एक टिक टैक मिलेगा क्या? टिक टैक फ्रेश वाइब रिफ्रेश। तू जो ये गूगल शीट यूज करता रहता है पूरा दिन, तुझे पता है कितना टाइम वेस्ट होता है गूगल शीट में? अगर तू गूगल शीट के बदले अगर एआई पावर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करे तो अपने सारे रिपोर्ट तू 4 घंटे नहीं 4 मिनट में बना सकता है। ये जो इतने सारे फॉर्मूलाज तू लिखता रहता है और घंटों बर्बाद करता रहता है, वो सब एआई तेरे लिए सब कुछ कर सकता है, खुद ब खुद। तुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सोच तूने कितना टाइम ऑलरेडी वेस्ट किया है और कितना करने वाला था अगर तूने एआई विद एक्सेल नहीं सीखा होता तो। अगर आपको भी एआई विद एक्सेल सीखना है, 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून, अंग्रेज सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा लाल किले से की। गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया देश का। और मान्यवर, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस देश की संसद ने पारित किए हुए कानून। और 1 जुलाई से मान्यवर कानून पूरे देश में लागू हो गए। चंडीगढ़ पूर्णतया लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। कई सारे राज्य इसमें आगे बढ़ गए। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बता दूं।
मैं देश के नागरिकों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल तक इस कानून 100% हर एक राज्य के हर एक पुलिस स्टेशन में लागू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी करना है और कुछ चीजों को एडॉप्ट करना है। ये हो जाने के बाद देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय प्राप्त कर लेगा। ऐसी व्यवस्था हमने इसका मैं बेरोक टोक कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म और तकनीक की दृष्टि से हमारे कानून विश्व भर में आधुनिक और मान्यवर 2 सिद्धि के दर में हम दुनिया के देशों के समकक्ष तो पहुंचेंगे ही, कुछ साल में आगे भी निकल रहे। मैं आसाम गया था अभी, वहां रिव्यू हुआ। आसाम में 2 सिद्धि का दर 5% था। कुछ और भी बदलाव हुए वहां पर, सरकारें भी बदली है, शासन भी बदला है और कानून भी आए। और नए कानून होने के बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुए और जो जजमेंट आ गए कम समय के अंदर, इसके अंदर 2 सिद्धि का दर 68% आसाम में है। क्योंकि मान्यवर इसके अंदर फॉरेंसिक साइंस को बड़ा महत्व दिया। 7 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया। तो जहां तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होता है, फॉरेंसिक साइंस का साक्ष्य उपलब्ध होता है, और साक्ष्य की जरूरत नहीं है तो 200 साक्ष्य की फौज भी पुलिस नहीं लगाती है। और वो आधार पर ही आपका फिंगरप्रिंट मिल गया, सीन ऑफ क्राइम से मिला, डीएनए मैचिंग हो गया, आपका मोबाइल का टावर वहां लोकेट करता है और कुछ बाकी नहीं बचता है, सजा हो जाती है। और नजर से देखने वाले साक्ष्य की भी जरूरत नहीं। भाई तेरा लोकेशन वहां है, तेरा डीएनए मैचिंग हो गया और तेरे फिंगरप्रिंट भी मिल गया, बचा क्या? और कई ऐसे दोष सिद्ध हो चुके हैं। पटने में ही एक ट्रिपल मर्डर केस 46 दिन में सॉल्व हो गया और 100 दिन के अंदर उनको आजीवन कैद की सजा भी। इसमें कई जगह पे मान्यवर समय मर्यादा को, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायपालिका तीनों की समय मर्यादा को कानून के प्रोविजन से बांधा गया है। तारीख पे तारीख से अब मुक्ति मिलेगी, 2 से ज्यादा डेट ना बचाव पक्ष को मिलेगा ना प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। 35 अलग अलग सेक्शंस में टाइम लिमिट जोड़ी गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करने, घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जो अपराध कर पाकिस्तान में भागकर बैठे, उन पर भी अब ट्रायल चल। जब यहां वो दोषित सिद्ध होंगे तो उनको वहां रहने में बड़ी तकलीफ आएगी। आपराधिक मामलों के मुकदमे की समाप्ति के बाद न्यायालय को सिर्फ 45 दिन में जजमेंट दे देना है। सामुदायिक सजा का भी इसमें प्रावधान किया है छोटे अपराधों के लिए, पहली बार के अपराध। 5,000 रुपए से कम की चोरी के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया। भारत के बाहर की संपत्ति भी हम कुर्क कर सकते हैं। हमने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन का ICGS 2 के तहत प्रावधान किया है। मैं आगे बताऊंगा इसका ई रिकॉर्ड, 0 FIR, ई FIR, फॉरेंसिक जांच अनिवार्य, कई सारे प्रोविजन मान्यवर करें। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अलग, इसको पुलिस से अलग कर दिया गया है। आगे मैंने कहा ऐसे फॉरेंसिक को बढ़ावा देने का भी हमने काम किया है। मॉब लिंचिंग का नया
अपराध भी संगठित अपराध को पहली बार एक विक्टिम सेंट्रिक कानून हमने बनाया। विक्टिम को इसके अंदर अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। जीरो एफआईआर को संस्थागत किया गया है और 90 दिन में जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगने का अधिकार हमने विक्टिम को दिया है। पुलिस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है। सर्च और जब्ती का रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य किया है। 3 वर्ष से कम कारावास के लिए अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर के उम्र में पूर्व अनुमति के अलावे अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने न रखने से जवाबदेही तय होती है और पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर भी पुलिस स्टेशन के बाहर लटका होगा। 20 ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी हमने तय की। अंग्रेज राजद्रोह का कानून लगा कर गए थे। राज के खिलाफ बोलना नहीं थी। हमने राजद्रोह के कानून को देशद्रोह में बदला। आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कायदे के मर्यादा में, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के खिलाफ बोले आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं बनाई गई थी। पहली बार आतंकवाद की अधिकृत व्याख्या बनाई है। तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य माने जाएंगे। डिजिटल तरीके से देश में कहीं पर से आप गवाही दे सकते हो। जेल से कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई ऑफिसर को अपनी ऑफिस से ही गवाही देने का अधिकार दिया है और समरी ट्रायल को भी छोटे मोटे अपराधों के लिए हमने कंपलसरी कर दिया है। अंडर ट्रायल को निश्चित अवधि के अंदर केस नहीं चलता है तो शासन की जिम्मेदारी होगी इसको बेल दे देने की। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर 1/3 सजा काट लेते हैं तो उनको बेल को अधिकार बना दिया गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना कानून के अंतर्गत ही हमने सुनिश्चित की है। चेन स्नेचिंग को पहली बार अपराध के अंदर व्याख्यायित किया गया है और मान्यवर मुझे आनंद है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी राज्यों ने इस कानून को स्वीकारा है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी अभिवादन करना चाहता हूं। धन्यवाद। 19 राज्यों के साथ मेरी रिव्यू बैठक हुई है। मान्यवर बीपीआरएनडी एनसीआरबी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि और 1 साल के अंदर हर थाना ये कानूनों के लिए पूरे टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ तैयार हो जाएगा मान्यवर। और ये देश की आपराधिक व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क होगा। परंतु ये सब कर न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ जो है इसको हम टेक्निकल
दृष्टि से अपग्रेड नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने ई कोर्ट, ई जेल, ई फोरेंसिक, ई अभियोजन, ई साक्ष्य, ई समन, निदान, आईमोट, ईटोस, एनडीएफओ और एनडीएसओ, ये सारे प्रमुख घटक के साथ सीसीटीएनएस जो देश के 99.5% पुलिस स्टेशन को अब तक जोड़ चुका है, ऑनलाइन जोड़ चुका है, इसके साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की और कई सारे पोर्टल और डेटा बनाए हैं। सीसीटीएनएस अपराधिक का ट्रैकिंग, इसकी नेटवर्क सिस्टम है। आईसीजीएस हमारे पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और प्रोसिक्यूशन को जोड़ता है। 1930 ये साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है। मैप ड्रग्स ऐप वो नशीली दवाइयों के कारोबार के गुनेगारों को जोड़ता है। एनकोड सारी नशीली दवाइयों की सूचनाओं को इसके साथ जोड़ता है मान्यवर। मानस हेल्पलाइन वो गोपनीय सूचना ड्रग एडिक्ट्स की देने के लिए इसके साथ जोड़ी है। नफीस इसके अंदर 1,06,00,000 अपराधियों का फिंगरप्रिंट हमने करा है, जिससे तुरंत ही अपराधी की पहचान हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया 112 को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। क्राइम एक्ट ये टेररिज्म से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे अपराधों को जोड़ता है। सीमा बाढ़ निगरानी प्रणाली को भी इसके साथ जोड़ा है। सिटी मिशन से और आने वाले दिनों में अलग अलग साइलोज में जो डेटा पड़े हैं, ये डेटा को हम एक दूसरे के साथ बात करने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाने के लिए हम इनिशिएटिव ले चुके हैं। और मान्यवर ये सारा साइबर अपराध जो इसको रोकने के लिए हमने I4C बनाया है। मोदी जी ने I4C को बड़ा पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय को पर्याप्त धन भी दी है और कठोर सूचनाएं भी दी है। और ये हेल्प में कोई भी कॉल आने के कुछ सेकंड के बाद ही आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति का बैंक अकाउंट कुछ सेकंड्स में सीज हो जाता है। और इसके साथ हमने वर्टिकल बनाए हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स और साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। इस 7 वर्टिकल में ICGS 1 और ICGS 2 काम करें। और ICGS 2 में ये जो खाका बना है उसको हर राज्य और आने वाले कॉलर की वृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को देखकर इसके क्षमता वर्धन का भी काम हो रहा है। और फेज 2 वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इसके बाद लेगेसी डेटा भी कलेक्ट किया है। सीसीटीएनएस में 7,717 पुलिस स्टेशन कर दिए हैं। 34 करोड़ 1 लाख पुलिस रिकॉर्ड आज हमारे पास डेटा पर उपलब्ध है। लगभग ई कोर्ट में 22,000 अदालतों को जोड़ लिया गया है। ई प्रिजन में 2.2 करोड़ कैदियों का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। 1361 जेलों को जोड़ दिया गया है। ई प्रोसिक्यूशन में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक प्रोसिक्यूशन केसों की सामग्री उपलब्ध है। ई फोरेंसिक में 28,70,000 से अधिक फोरेंसिक का डेटा देश की 117 फोरेंसिक लैब का जमा हो चुका है। नफीस के अंदर 1 करोड़ 12 लाख का फिंगरप्रिंट का डेटा है। इंटीग्रेटेड
मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म में आईमॉट में यूओपीए के 22,000 केसों का डेटा हमने रजिस्टर कर दिया गया है। निदान में 8,11,000 से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर 1,28,000 ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा उपलब्ध है और 16 लाख अलर्ट मैक के इसके साथ उपलब्ध है। मान्यवर, ये सारा डेटा अभी एक अलग अलग साइलोज में पड़ा है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर कई सारे एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल और क्राइम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें उपलब्ध कराएंगे। ये लगभग 6 माह में ये सारा प्रयोग हमारा पूरा हो जाएगा। मान्यवर जी, जब हो जाएगा तब जो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली है, वो हवा में नहीं करा। 19 में अक्टूबर में हमने कानून बनाने की शुरुआत की, 23 तक कानून बन चुका, 24 में लागू हुआ और 19 की शुरुआत से ही ये सारे स्तंभ में हमने डेटा जनरेशन की शुरुआत की थी और 22 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत की, जो मुझे लगता है लेट से लेट दिसंबर तक बन जाएगा। ये सारा जब बन जाएगा तब अपराधियों को बचने की जगह नहीं मिलेगी और मुझे लगता है इसमें तो विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, जब हम फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो हमने फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में चतुष्कोणीय स्ट्रेटेजी अपनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती, विशेषज्ञों के मैन पावर का निर्माण और दुनिया भर की अद्यतन फोरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना और R&D को बढ़ावा देना। हमने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो तज्ञ युवाओं की फौज बना रहा है। 72 अलग अलग क्षेत्र में PhD तक के कोर्स बन चुके हैं। लगभग आज 5,137 विद्यार्थी हैं। 2 साल के बाद इसमें 35,000 विद्यार्थी होंगे, क्योंकि 14 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कॉलेज खुल जाएगी और R&D के लिए लगभग 30,000 रिसर्च पब्लिकेशन हम घोषित कर चुके हैं और 100 से ज्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। 350 से ज्यादा वर्कशॉप और सेमिनार एक ही साल में हमने यहाँ पर बना दिए हैं, आयोजित करने का प्लानिंग किया है और ड्रग परीक्षण के लिए परिचयन नाम का एक स्वदेशी किट भी हमने बना है। CFSL को और मजबूत कर रहे हैं। राज्य के FSL को भी हम बहुत मदद कर आगे बढ़ाने का मान्यवर काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम निर्भया फंड से DNA विश्लेषण की हर राज्य में एक लेबोरेटरी भी हम खड़ी करेंगे। I4C के अंदर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब भी NFSU ही तैयार कर रहा है और नफीस को भी NFSU काफी पुख्ता करने का काम। फोरेंसिक साइंस का ये जो वर्टिकल खड़ा हुआ है, उस वर्टिकल के माध्यम से हम 2 सिद्धि के प्रमाण को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने में कामयाब होंगे, उसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन भी गृह मंत्रालय के जिम्मे है। कई बार कुछ लोग इसको आत्मश्लाघा कहते हैं, परंतु वास्तविकता बताना मेरा धर्म है। मैं 2014 के बाद का आपदा प्रबंधन और 2014 के पहले के आपदा प्रबंधन को अलग दृष्टि से यहां पर रखना चाहता हूं। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन, आपदा आ गई, बाद में आपदा प्रबंधन का काम होता था। जो टूट गया उसका मलबा हटाओ, जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करो, सर्वे कर उसको भरपाई करो जितना हो सके। अब बचाव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ हम आगे आए हैं
और इस देश में गत वर्ष में 2 ऐसी आपदाएं आई है जिसमें 0 मानव जीवन का नुकसान हुआ है। हम भूल नहीं सकते मान्यवर ओडिशा के साइक्लोन को, गुजरात के भूकंप को, हजारों लोग तहस नहस हो गए। विज्ञान आगे बढ़ चुका है, हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को एडॉप्ट किया है। प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस इसको हमारी नीति का आधार बनाया और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित एक बचाव राहत का काम शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को पुख्ता किया है। पहले से तैनाती, बाढ़ आने से पहले ही एनडीआरएफ राज्य में पहुंचती, साइक्लोन आने से पहले ही एनडीआरएफ वहां उपलब्ध होती। आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण किया। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की सिस्टम हमने हमारी नीति का आधार बनाया। ये 6 स्तंभ पर आपदा प्रबंधन आगे बढ़ा है। और मान्यवर धन तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं 2004 से 14 और 14 से 24 का कंपैरिजन करना चाहूंगा। 2004 से 14 में एसडीआरएफ की निधि थी 37,727 करोड़। अभी जो लोग विपक्ष के सदस्य मुझे बहुत सारे सवाल पूछते, इसमें एक ही में सारा जवाब आ जाएगा। एसडीआरएफ की निधि थी 37,727। निर्मला जी, आपके समय में एसडीआरएफ की निधि हुई है 1,20,780 करोड़ रुपए। एनडीआरएफ की निधि 27,000 थी, 27,000 करोड़, वो हो गई 80,000 करोड़। मान्यवर ये बताता है कि किस प्रकार के स्केल से देश को आपदा से बचाने के लिए काम हुआ है। एनडीआरएफ के तहत 83,000 करोड़ रुपया बढ़ा और एसडीआरएफ के तहत 1,36,000 करोड़ रुपया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया एक 10 साल में ज्यादा गया। सालाना 20,000 करोड़। और आप सवाल उठाते हो, आंकड़े तो देखो भैया। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड 13,000 करोड़। पहली बार इसको हमने पूर्व तैयारी को, डिजास्टर आए ही नहीं, इस प्रकार की तैयारी का बहुत दूरदर्शी तरीके से हमारे एजेंडा में लिया। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम मान्यवर पहले 5 दिन पहले जाती थी, अब 7 दिन पहले जाती है। डिजास्टर में 7 दिन मतलब बहुत बड़ा समय होता है बचाव के लिए। एक भी पशु नहीं मरना चाहिए, एक भी मानव नहीं मरना चाहिए। यहां तक भी वृक्ष भी अगर इसका प्रूनिंग ठीक से कर दिया तो वृक्ष पेड़ भी नहीं गिरेगा। 7 दिन का समय मिलता है। अब तक 4300 करोड़ से ज्यादा अलर्ट अलग अलग जारी कर दिए गए। एनडीआरएफ बल की सक्रिय उपलब्धता पहले से 183% बढ़ाई गई। 28 शहरों में रीजनल रिस्पांस सेंटर है। 250 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड के तहत इमीडिएट उपलब्ध होता है। नागपुर के अंदर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक अलग एकेडमी की स्थापना 2019 में हुई। 5 साल में 34 गाइडलाइन बनाई गई। 112 इमरजेंसी नंबर में आपदा को भी समाहित किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सीडीआरआई की स्थापना की। और मैं गर्व से कहता हूं इसमें 42 देश और 7 बहुराष्ट्रीय संस्थाएं आज हमारे सीडीआरआई की मान्यवर। दुनिया में कहीं पर भी आपदा आती है, हमारा एनडीआरएफ प्रधानमंत्री तुरंत भेज देते। अग्निशमन के लिए भी हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है। बाढ़ के खतरों में कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, इसके लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में भी मदद पहुंचाई, नेपाल में भी मदद पहुंचाई। कॉमन
अलर्टिंग प्रोटोकॉल का सफल एकीकरण किया गया है। NIDMS राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली को सफलता से लागू किया है और आपदा प्रबंधन में श्रेष्ठ काम के लिए अब तक कोई पुरस्कार नहीं था। अब जिसको पूरी देश और दुनिया नेताजी के नाम से जानते हैं, वो सुभाष बाबू के नाम से हमने आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। मान्यवर 34 गाइडलाइन चालू कर दी, जारी कर दी और 6 नई गाइडलाइनें बनने में हर 2 माह में गाइडलाइन इश्यू होगा। मौसम वो एकीकृत GIS आधारित ऐप है जो 7 दिन के सटीक अनुमान देती है। मेघदूत किसानों को महत्वपूर्ण मौसम संबंधी जानकारी देती है। फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति और फोरकास्ट को रियल टाइम जनता तक पहुंचाती है। दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के पहले अलर्ट का सिस्टम बना है। पॉकेट भुवन मैप और सैटेलाइट डेटा को विजुअल और वॉइस नेविगेशन सुविधा के साथ उपलब्ध कराता है। सचेत रियल टाइम जियो टारगेटेड अलर्ट प्रदान करता है। वन अग्नि वर्तमान वन आग की स्थिति की जानकारी फील्ड स्टाफ को देता है। समुद्र महासागर की जानकारी मछुआरों को देता है। भूस्खलन नोडल एजेंसी भूस्खलन अध्ययन की है जो राष्ट्रीय भूस्खलन सूची को समृद्ध करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी इससे आपदा प्रबंधन से हम काफी इनपुट देते हैं। और इंडिया क्वेक भूकंप के मापदंडों का ऑटोमेटेड प्रसारण करता है। मान्यवर ये सारी 12 की 12 मोबाइल एप्लीकेशन 2014 के बाद ये कोई नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक दृष्टि से संवेदनशील परिणाम लाने की दृष्टि दिखता है। कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत एक प्रकार से समग्र विश्व में टॉप की कंट्री में हम शामिल हो चुके हैं और टॉप मोस्ट बनने का लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर अंतरराज्यीय और केंद्र और राज्य की समस्याओं के लिए जो राज्यों के बीच में और राज्य केंद्र के बीच में समस्याओं के निवारण के लिए मान्यवर 2004 से 14 के 2 साल बेकार गए, एक प्रकार से 8 ही मिले, पर 11 के सामने हमने 10 साल में एक प्रकार से 8 साल में 27 बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की 14 के सामने 33 की।
और औसत बैठक प्रति वर्ष आपके समय में 2.7 था, हमारे समय में 7 रहा है अगर 8 साल गिने तो। और समस्या का निवारण, बैठकें तो होती रहती, बैठक में हुआ क्या? तो आपके समय में 448 मुद्दों का समाधान हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के समय में 1280 मुद्दों का समाधान। ये राज्य के बीच में जो समस्या है ये सालों तक लिंगरिंग रहती है और मान्यवर यहाँ जो निपटान हो जाता है उसको प्रगति के माध्यम से मोदी जी स्वयं मॉनिटर करते हैं और राज्य के प्रोजेक्टों को आगे। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो मनमोहन सिंह के दूसरे साल में शुरू हुए थे और मोदी जी के 5वें साल में समाप्त हुए, क्योंकि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। मान्यवर ये अंतरराज्य परिषद इतना प्रमुख साधन है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का, और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लग जाता है सबको, फिर कहते कटु बात करते हैं, बोलो बोलो क्या, फिर खड़े हो जाते हो भाई। मान्यवर बैठकों में आने की भी फुर्सत नहीं है, खुद का तो छोड़ो चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं भेजते, ये तो गंभीरता है। खैर छोड़िए, आज मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मान्यवर एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मान्यवर मैं भी अनुशासन प्रेषित हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि 90 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है, तो आपका स्टेमिना तो चल रहा है और मैं मान्यवर मेडिकल अनुशासन दिखाकर वापस आ गया। मान्यवर आपकी और मेरी आयु में भी बड़ा अंतर है, काफी अंतर है, बल्कि 2 जनरेशन है। मान्यवर एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी मैं बात करना चाहूंगा। हमारे बॉर्डर पर जो विलेज है, गांव कठिन भौगोलिक परिस्थिति में स्थित है, कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं -48 डिग्री टेम्परेचर है, कोई चोटियों पर है तो कोई रेगिस्तान में है, कोई वनों में है। एक गांवों से सुविधाओं के लिए पलायन हो रहा है और जिस देश के बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं उस देश की बॉर्डर कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो एक नए अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारे गांवों को देखना शुरू किया। पहले इसको देश का अंतिम गांव कहते थे, अब उसको देश को पहला गांव कहते हैं। और एक सिर्फ कंसेप्चुअल बदलाव नहीं, विकास की दृष्टि से भी बदलाव लाने का कार्यक्रम मोदी जी लेकर आए। प्रथम गांव कह तो दिया, मगर मैं दावे से कहता हूं साहब 10 साल में सुविधाओं की दृष्टि से भी ये गांव देश के प्रथम नंबर के गांव। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसमें 90% केंद्रांश है और 10% राज्य का अंश है। इस अनुपात में निधि जारी की जाती है। लद्दाख में 100% है क्योंकि वो यूटी है। 19 जिले 46 ब्लॉक के चुनिंदा गांवों को पहले चरण में 15,223 योजनाओं के साथ 4800 करोड़ रुपए के आवंटन से हमने 662 गांवों को इसमें एडॉप्ट किया। अरुणाचल प्रदेश के 455, हिमाचल के 75, उत्तराखंड के 51, सिक्किम के 46 और लद्दाख के 35। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में पूरी सीमा आएगी। तो 662 गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया। मान्यवर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किब्यूथू गांव में मैं गया था। वहां मैंने एक जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच में देखा। मैंने जब वहां कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज से आपका गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, पहला गांव है और आप सुविधाओं की दृष्टि से भी 2 साल में पहले नंबर पर पहुंच जाओगे। मानवर जबरदस्त उत्साह और हमने बहुत सारे बदलाव किए। लगभग 901 परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है। सड़क घटक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में 136 गांवों को जोड़ने का काम समाप्त हो चुका है। 113 सड़कें, 8 एलएसबी परियोजनाएं समाप्ति के कगार पर है और इसके लिए 312 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और अब
अरुणाचल के 125 गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, सिक्किम के 3, उत्तराखंड के 8 और 312 करोड़ रुपया कुल उसके लिए खर्च होता है। मान्यवर, सिर्फ योजना बनाकर नहीं, ये गांव मैंने जैसा कहा कठिनतम परिस्थिति में मेरे समेत 17 केंद्रीय मंत्रियों ने 8 जिलों के 17 वाइब्रेंट गांव में रात्रि निवास कर 48 घंटा और जमीन पर जाकर ये योजनाओं को कैसे लागू करना चाहिए, क्या हर्डल है, क्या बदलाव करना चाहिए और फिर इसका एक नया स्वरूप यहाँ कर बना है। 17 केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री, 92 IAS ऑफिसर और 256 राज्य के ऑफिसरों ने इस सभी गांवों में 48 घंटा निकाला है और इसके कारण 4G कनेक्टिविटी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है, कई आजीविका की योजनाएं शुरू हुई है। जैसे एक मैं किबूती में गया था, उसने कहा साहब हमारे गांव में और कुछ करने की जरूरत है, ITBP दूध, मछली और सब्जी हमारा ले ले। तो ITBP वाले वहां थे, मैंने बोला है कि भाई क्यों नहीं लेते, कि हमारा SOR होता है। आकर यहाँ हमने नीति में परिवर्तन कर ये तीनों चीजें स्थानीय लोगों से खरीदने के लिए उनको मुक्ति दे दी, इनकी कोऑपरेटिव बन गई और सेना और ITBP अब सब लोकल चीजें, उनको भी फ्रेश खाने को मिलता है, सस्ता भी मिलता है और सारे किसानों को रोजी रोटी भी मिलती है। इस तरह के छोटी छोटी चीजों के बदलाव से गांव में आजीविका भी बढ़ी है, बिजली भी पहुंची है, कनेक्टिविटी भी पहुंची है, रोड भी पहुंचा है, मेडिकल सुविधाओं में सारे ITBP और सेना के मेडिकल इंस्टॉलेशन को गांव वालों के लिए खुला कर दिया गया है और ढेर सारे परिवर्तन, जिसके कारण कई गांवों में आबादी वापिस आने लगी। अरुणाचल में तो रचनात्मक रूप से मैं कह सकता हूं आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 30% आबादी वापिस आई। मान्यवर, 127 गांवों ऑफ ग्रिड माध्यम से विद्युतीकरण किया और 474 गांवों का सीधा बिजलीकरण किया गया है। पहली बार गांव में बिजली पहुंची मान्यवर, और इसके लिए ढेर सारा खर्च भी किया गया है और व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको रिसोर्ट्स, पर्यटन केंद्र और घर में रखकर पर्यटकों को घुमाने ले जाने तक के ढेर सारे साइट्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे हर घर में एक अच्छी सुविधा भी निर्मित हो गई है और पर्यटक आते हो तो उसको परिवार के साथ रहकर गाइड भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, वहां के व्यंजन मिलते हैं और अच्छे से वो क्षेत्र को वो देख ही पाए। तो एक मल्टी डायमेंशनल सफल प्रयोग हुआ है, मैं आज की चर्चा के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं गृह विभाग के राजभाषा विभाग के लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे पहले मैं एक बात कर देता हूं, जिससे भाषा के नाम पर देश के बांटने वाले लोगों को एजेंडा न मिले। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजभाषा विभाग के अंतर्गत भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को प्रचलन बढ़ाने के लिए काम करेगा। तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमिया हो, बंगाली हो, हर भाषा और सबका हिंदी और अंग्रेजी से अनुवाद के ऐप। और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर, कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर, क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी? कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की।
क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में, तमिलनाडु में बनाएंगे। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय भाषा अनुभाग का एक नई शुरुआत की है, जो सभी भारतीय भाषाओं को बलवत्तर करेगी। और मैं फिर से एक बार बार मैंने कहा है, हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत होती है। मान्यवर, राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी को शंका नहीं। मान्यवर, हमने पद्म पुरस्कारों का भी लोकतांत्रिकरण किया है। पद्म पुरस्कारों में मेरे साथ सूची तो है, मगर इतनी लंबी है कि मैं बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा। निर्मला जी को वहां गिलोटिन रखना है। मान्यवर, पद्म पुरस्कारों में ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं जो सामान्य लोगों के हीरो थे, जिन्होंने पूरा जीवन इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाने में खपा दिया। ऐसे लोगों को आज कोई सिफारिश की जरूरत है, पोर्टल पर खुद डालते हैं और यहाँ से राष्ट्रपति भवन से फोन जाता है कि आपको पद्म पुरस्कार से राष्ट्रपति जी ने नवाजा। ऐसी पारदर्शी पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया बहुत समय पहले बननी थी, मगर मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये प्रक्रिया बनाई और आगे बढ़ाया। माननीय गृह विभाग ने ढेर सारे कानून भी बनाए हैं। एक 3 नए कानूनों के साथ साथ हमने 370 जम्मू कश्मीर के विभाजन का कानून, सीए आपदा प्रबंधन सुधार के लिए कानून अभी सदन में लाना है, यूएपीए को अपग्रेड किया, एनआईए को बदला। इसके साथ साथ हमने हथियार कानून में संशोधन किया, जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में सुधार किया, संघ राज्य क्षेत्र के 9 नए कानून बनाए गए मान्यवर। और सभी कानूनों का उद्देश्य देश में संघ भावना का अभिवृद्धि हो और देश की कानून और व्यवस्था मजबूत हो, वो ही रहेगा। सीएपीएफ के कल्याण के लिए भी ढेर सारी चीजें हमने की है। हमने सीएपीएफ आयुष्मान भारत योजना दायर की है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ माननीय 21,443 सीएपीएफ के अभी के और पूर्व कर्मचारियों के पूरे परिवार को आयुष्मान भारत कार्ड। और पहले नोटों की गड्डी जिस अमाउंट का बिल होता था, उसके गड्डी के वजन से ज्यादा कागज भी नहीं पड़ते थे। अस्पताल का बिल जेरोक्स से वो 11 कॉपी में। अब पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है। इनके बैंक अकाउंट में अस्पताल के सीधा पैसा पहुंच रहा है और इसके तहत 17 लाख दावों का भुगतान हो चुका है और 1,862 करोड़ का सीधा
हमने भुगतान अस्पताल को करने का काम। हमने सीएपीएफ के अंदर ई आवास पोर्टल बनाया है। सभी सीएपीएफ में कुछ आवास खाली थे, कुछ जगह आवास नहीं थे, तो हमने सिर्फ उपलब्ध आवासों को ही ई पोर्टल पर रखा और एक दूसरे को देने की शुरुआत की। इसमें 1 लाख लोगों को आवास मिल गया, मतलब 1 लाख लोगों का आवास खाली पड़ा था। हमने हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में भी कांग्रेस के समय से 16 करोड़ की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ढेर सारा खर्चा किया है। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण का भी ढेर सारा सुधार किया है और इसमें स्वदेशी चीजों को हमने उपलब्धता बढ़ाई है। अनुग्रह राशि में भी वृद्धि की है। भारत के वीर निधि शुरू की गई। कोई भी जवान शहीद होता है तो उसको लोगों के दिए गए दान से सीधा इसके अकाउंट में पैसा पहुंचाने की हमने एक व्यवस्था की है और बहुत सारी सहायता हमने कोविड योद्धा जो सुरक्षा कर्मी कोविड के वक्त भी ड्यूटी पर जिनकी मृत्यु हुई उनको भी देने का काम किया है। अब तक 495 करोड़ ऐप से एक्स्ट्रा मदद हमने वीर शहीद जवानों को करने का हमने पर काम किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, हवाई कुरियर सेवा, ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, कार्मिक प्रबंधन के लिए ई फाइलिंग, श्री अन्न का बढ़ावा, योग प्रोटोकॉल और रेगुलर मेडिकल चेकअप से हमने ढेर सारी चीजें करी है। मान्यवर, मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा, अभी इसलिए करना नहीं चाहता कि समय की कमी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदाय के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। मान्यवर, सीमा सुरक्षा के लिए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं अभी वितंडाबाद में जाना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक लैंड पोर्ट का विषय ऐसा है जो देश के ध्यान पर बहुत कम आया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 12 में से 11 लैंड पोर्ट हमारे समय में बने और ढेर सारा काम हुआ है और अब तक लैंड पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से 70,959 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, सड़क से व्यापार हुआ है और 30 लाख से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही हुई है और अब तक 12 कार्यरत है और 26 लैंड पोर्ट की टोटल हमारी योजना है। तो और 14 लैंड पोर्ट अलग अलग जगह बनने की हमारी कार्यवाही है और 3-4 लैंड पोर्ट इसी साल में हम लोगों को दे देंगे। पुलिस प्रशिक्षण को भी पूरा एकीकृत किया गया है। सभी राज्यों के लिए हमने मॉडल अभ्यासक्रम बनाया, कांस्टेबल के लिए, पीआई के लिए, डीवाईएसपी के लिए और सीएपीएफ और रेगुलर पुलिसिंग में जो आईपीएस अफसर है इसके अभ्यासक्रम को भी हमने पूरी तरह से बदल कर करा है और एक अच्छा प्रशिक्षण का मॉडल हमने अडॉप्ट किया है। इसमें मैं डिटेल बात करना नहीं चाहता मान्यवर, परंतु मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहता हूं कि एक गौरव और मेरे मंत्रालय को है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण भी गृह मंत्रालय ने ही मान्यवर, जैसे 370, 35 से सीए और राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का निर्माण, ये सारे ऐसे काम हैं जिसका एक करोड़ों लोगों की आबादी वाला देश सदियों से राह देख रहा था कि कोई आदमी आएगा और राम जन्मभूमि, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ये कहा है। मान्यवर, अपराध के आंकड़े दिए हैं, मुझे तो आश्चर्य होता था जब सीनियर मोस्ट व्यक्ति अपराध के आंकड़ों को इस तरह से रख रहे थे। मान्यवर, अपराध के कुछ आंकड़ों को, कुल आंकड़ों को रखकर भ्रांति खड़ी होती है। अपराध में 1 से 5 श्रेणी के अपराध है जो व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान से जुड़े हुए, वो गंभीर अपराध है।
इसके आंकड़ों को बताने की जगह टोटल 60 लाख अपराध, 70 लाख अपराध, ये तो भाई अब ई रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हमने फ्री किया है, राज्यों ने भी, राज्य सरकारों ने फ्री भी, तो बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। इससे क्यों घबरा रहे? व्यक्ति के शरीर, संपत्ति और सम्मान के साथ जब छेड़खानी होती है वही गंभीर अपराध होते हैं। और मैं सभी राज्य सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये 10 साल में सभी राज्यों ने भी अच्छा किया है और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति देश में बहुत अच्छी हुई। मान्यवर, एक जमाना था जब आए दिन बम धमाके होते थे। मैं देश की पूरी जनता को आपके माध्यम से, 10 साल से बम धमाकों की श्रेणियां बंद हो गई। आए दिन बम धमाके कर कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। 3 घंटे का एक न्यूज होता था। मुंबई के होटल में घुस जाते थे, विमान, अरे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर घुस जाते, घंटों तक, 2-2 दिन तक देश का श्वास ऊपर हो जाता था, कुछ नहीं होता था। किसी की हिम्मत नहीं है इस देश में बम धमाके करने की। मान्यवर, ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कश्मीर में अब शांति है। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे उग्रवादी लगभग सरेंडर कर चुके हैं। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट में भी विकास का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सभी राज्यों के सहयोग से, मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रबंधन के कारण सुरक्षित है। विपक्ष को कम से कम आप चिंता मत करिए, चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, आपको भी सुरक्षित रखेंगे, देश को भी सुरक्षित रखेंगे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने